टीएमसी के 20 बागी सांसदों को लोकसभा में नया ठिकाना मिल गया है। 20 बागी सांसदों ने स्पीकर को अर्जी दी है और कहा अगर स्पीकर तैयार हो जाते हैं तो इनका नया ठिकाना होगा एनसीपीआई। आपने इस पार्टी का नाम पहले कभी शायद नहीं सुना होगा, सुनते भी कहां से। न तो इस पार्टी के पास अपना कोई सांसद है और न ही कोई विधायक। अब लेकिन इसकी बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। अब स्पीकर अगर मान जाते हैं तो एक झटके में इस पार्टी की झोली में कितने, सीधे 20 सांसद आ जाएंगे, यानी कि झोली भर जाएगी। आखिर ये एनसीपीआई पार्टी भला क्या है और बागियों ने एनसीपीआई को ही क्यों चुना है? इनसाइड स्टोरी जो आप जानना चाह रहे हैं आपको दिखाते हैं। स्पीकर ओम बिरला के बंगले 20 अकबर रोड पर कल शाम भारी गहमा गहमी थी। अंदर टीएमसी के सांसदों का जमावड़ा था और बाहर मीडिया की भीड़ खड़ी थी। निगाहें इस बात पर थी कि टीएमसी से बगावत करके यहां तक पहुंचे इन सांसदों का अगला पड़ाव क्या होगा। इस रात से अब पर्दा हट गया है। टीएमसी के 20 सांसदों ने स्पीकर को एक चिट्ठी सौंपी है। त्रिपुरा की क्षेत्रीय पार्टी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय की घोषणा की है। इन 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने की रजामंदी दी है। साथ ही स्पीकर से इंडिया ब्लॉक से अलग बैठने की व्यवस्था करने की मांग की है। हमारा जो एआईटीसी के सांसद थे उनमें से 2/3 20 जन हमने अलग से बैठने का चिट्ठी दिया स्पीकर साहब को, और हमारे जो सांसद हैं हम 20 अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के साथ हम लोग मर्ज करके एनडीए के साथ काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में हम लोग स्पीकर के पास चिट्ठी दे के आ गए। वो एनसीपीआई पार्टी से हम लोग का मार्च हो गया, हम लोग मार्च कर लिया, फिर आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो देश की राजनीति में इस वक्त नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया काफी चर्चा में है। 20 सांसदों ने एक ऐसी गुमनाम पार्टी में शामिल होने का फैसला किया जिसके पास लोकसभा में 0 सांसद हैं, राज्यसभा में 0 सांसद हैं, विधायक 0 हैं। लेकिन एक रात में 0 सांसद वाली पार्टी की ताकत 20 सांसदों तक पहुंच सकती है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला टीएमसी के 20 सांसदों की विलय वाली अर्जी पर अपनी सहमति दे दें तो जो भी हो, इन 20 सांसदों का संख्या बल अब एनडीए के संख्या बल में जुड़ जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लोकसभा में एनडीए के 293 सांसद हैं। 2/3 बहुमत 360 सांसदों से पूरी होती है। टीएमसी के 20 सांसदों को मिलाकर एनडीए का संख्या बल 313 पहुंचता है, यानी 2/3 के लिए एनडीए अब भी 47 पीछे है। लेकिन संसद के उच्च सदन राज्यसभा में एनडीए 2/3 बहुमत की तरफ तेजी से बढ़ता दिख रहा है। राज्यसभा में एनडीए के 148 सांसद हैं। झारखंड मिजोरम से 3 सीट और आने की उम्मीद है। टीएमसी के 3 सांसदों के इस्तीफे के बाद उपचुनाव में 3 और सीटें आ सकती हैं। ये संभव हुआ तो एनडीए की सीट बढ़कर 154 पहुंच जाएगी, यानी 2/3 के आंकड़े 160 से सिर्फ 6 कम। आपको ये आंकड़े हम इसलिए बता रहे हैं कि टीएमसी में टूट से सीधा फायदा बीजेपी को है। इस टूट की स्क्रिप्ट कहां लिखी गई और इसमें किसने बड़ा किरदार निभाया, ये भी किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 का लक्ष्य हासिल करने में लगी है ताकि संविधान संशोधन विधेयक पारित कराया जा सके, वो विधेयक जिसे वो पिछले सत्र में पारित कराने में असफल रही थी। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। अब एनसीपीआई का नाम चर्चा में आया तो फिर आज तक ने इस पार्टी की छानबीन भी की। आज तक संवाददाता तापस सेनगुप्ता एनसीपीआई के दफ्तर पर जा पहुंचे। आपको उनकी एक रिपोर्ट वहां से दिखाते हैं। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, पश्चिम बंगाल की राजनीति में शायद ही किसी ने इस पार्टी का नाम सुना होगा, लेकिन रातों रात ये पार्टी अब सुर्खियों पर है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के बागी जो एमपीज हैं वो इस पार्टी के साथ मर्जर का ऐलान कर दिया है। यहां आप देख सकते हैं कि हम हावड़ा के सांकराइल में मौजूद हैं, जहां पश्चिम बंगाल के एकमात्र रजिस्टर्ड ऑफिस के तौर पर इस ऑफिस का दफ्तर रखा गया है। हाथगाछा, पोस्ट ऑफिस बानीपुर, पुलिस स्टेशन सांकराइल और जिला हावड़ा, यह हावड़ा रूरल के सांकराइल में स्थित है। यहां आप देख सकते हैं कि गेट पे 2 नाम लिखा हुआ है, उत्तियो कुंडू और शिवली कुंडू। ये कहा जा रहा है कि उत्तियो कुंडू पश्चिम बंगाल चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के, और इस जो ये जो जगह है, ये अंदर जो ये बिल्डिंग है, ये रजिस्टर्ड एड्रेस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। हम आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम
ये कमरे हैं पूरी तरीके से अभी बंद है और शायद ही यहाँ पे आना जाना लोगों का होता था, लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि एक एनजीओ के तौर पर एक बच्चों के लिए ये एनजीओ काम करता है। यहाँ पे कभी कभी बच्चे यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया का बैनर भी अभी तक लटका हुआ है और 2023 में पंचायत चुनाव में इस पार्टी ने हिस्सा लिया था। हालांकि प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन रातों रात अब सुर्खियों पर आ गया एनसीपीआई ऑफ इंडिया, क्योंकि इनके साथ पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद मर्जर का ऐलान कर दिए। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर अभी केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। लोकल थाने से पुलिस अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हैं, बीएसएफ को तैनात रखा गया है, लेकिन एनसीपीआई पार्टी के किसी अधिकारी अभी तक यहाँ नजर नहीं आए हैं। उनका अभी भी कोई बयान नहीं आया इस मर्जर को लेकर। उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मर्जर को लेकर शायद कोई बयान एनसीपीआई के ओर से भी दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल एक बात तो साफ है कि तृणमूल कांग्रेस के बाकी सारे एमपी एकजुट होकर एनसीपीआई के साथ मर्जर किए हैं, ताकि कोई कानूनी लड़ाई अगर आगे लड़ा जाए तो वो फैसला उनके हक में, उनके पक्ष में हो। वीडियो जर्नलिस्ट लेसन लोध के साथ तपस सेनगुप्ता, आज तक, सकराइल, हावड़ा। तो आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी तपस सेनगुप्ता का। तपस, आप गए, पार्टी का दफ्तर भी आपने दिखाया, लेकिन ये जो पूरा विलय हुआ है इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करें। कैसे फायदा होगा टीएमसी को, टीएमसी के बागी विधायकों को, सांसदों को इससे? देखिए, अगर बागी विधायक सांसदों की बात की जाए तो उन्होंने साफ कर दिया था कि वो तृणमूल, वो असली तृणमूल है और ममता बनर्जी के खेमे से वो अलग हो रहे थे। लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि अगर 2/3 बहुमत के बाद भी अगर सवाल उठता है कि अगर महाराष्ट्र मॉडल की अगर बात की जाए तो वहां जिस तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ी गई थी, उसे ध्यान में रखते हुए ये जरूरी था कि ये बागी जो सांसद है वो अगर निकलते भी हैं तो किसी पार्टी में शामिल हो, तभी उन्हें मान्यता मिल सकता है। कि हमें पता है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के पास बागी एमपीओ की तरफ से चिट्ठी भी दी गई है। अब देखना ये होगा कि लोकसभा के स्पीकर का क्या जवाब रहता है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि ये लड़ाई वो कानूनी तौर पे ही लड़ेंगे अगर जरूरत पड़ा तो, लेकिन इतनी आसानी से जिस तरीके से पार्टी को तोड़ा जा रहा है वो चुप नहीं बैठेंगे। तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि एनसीपी के साथ मर्जर के पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है, लड़ाई ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लंबी खिंचेगी। बहुत शुक्रिया तापस साहब का इस तमाम जानकारी के लिए। तो टीएमसी पर आखिरकार किसका वर्चस्व रहेगा, बागियों का या ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का? इस जंग में अभी और तेजी आने वाली है और यह भी तय है कि लड़ाई अदालत तक पहुंचेगी। खबर है कि बागी जल्द ही पार्टी सिंबल और नाम पर भी दावा ठोकेंगे। लेकिन टीएमसी में बगावत से बीजेपी और एनडीए को क्या फायदा हो सकता है? क्या एनडीए का संख्या बल इतना बढ़ पाएगा कि उसकी 2/3 बहुमत की चिंता खत्म हो सके? इन दो तस्वीरों में टीएमसी के बनने, बढ़ने और बिखरने की पूरी कहानी छिपी है। पहली तस्वीर बीते दिनों की है और दूसरी तस्वीर आने वाले दिनों का ट्रेलर है। जरा गौर कीजिए, कल स्पीकर से मिलने वाले नेताओं में कौन कौन थे। कुछ चेहरों पर खास तौर से गौर करने की जरूरत है। संदीप बंदोपाध्याय, जो टीएमसी के संस्थापकों में से हैं। 2004 से 2008 तक वो कांग्रेस में चले गए थे। 2008 से वो लगातार टीएमसी में है। 2009 से लगातार लोकसभा सांसद हैं। 1998 से 2024 तक वो 6 बार सांसद रहे। 2011 से 2025 तक टीएमसी संसदीय दल के नेता रहे। दूसरा चेहरा काकोली घोष का है। टीएमसी के गठन के शुरुआती वर्षों में पार्टी से जुड़ी। 2009 से 2024 तक 4 बार लगातार पश्चिम बंगाल की बारासात सीट से लोकसभा सांसद रही। 2009 से टीएमसी की लोकसभा चीफ व्हिप रही। तीसरा चेहरा शताब्दी राय का, जिन्हें ममता सिनेमा से सियासत में लाई। 2009 में टीएमसी के टिकट पर पहली बार लोकसभा सांसद बनी। 2009, 2014, 2019 और 2024 4 बार लगातार सांसद चुनी गई। 2025 में उन्हें लोकसभा चुनाव में टीएमसी का उपनेता बनाया गया। कोई नहीं है बचा, सब खत्म, पूरा खत्म, वह सब हो गया है। इतना घमंड, इतना अत्याचार पुलिस को देकर और गुंडा को लेकर
ये राज्य को बर्बाद करने वाला तुष्टीकरण, भ्रष्टाचारी, परिवारवादी एक शक्ति को बंगाल की जनता को उखाड़ फेंकी है। साथ साथ 1 महीने के अंदर उनका पार्टी भी बर्बाद हो गया है। जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर टीएमसी को खड़ा किया, वो अधिकांश चेहरे अब ममता के खिलाफ खड़े हैं और इनकी जंग टीएमसी के नाम और सिंबल पर कब्जा करने की होने वाली है। लेकिन क्या ये संभव होगा? अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र के राज्यपाल मामले के फैसले का हवाला दिया है। पत्र में कहा गया है कि विधायी दल से ऊपर मूल राजनीतिक दल होता है और वैध विलय तभी माना जाएगा जब मूल राजनीतिक दल भी किसी दूसरे दल में विलय करे। केवल सांसदों के अलग होने से विलय मान्य नहीं माना जा सकता। कपिल सिब्बल ने भी बागी सांसदों की कानूनी स्थिति पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मूल पार्टी की सहमति के बिना किसी दूसरे दल में शामिल होने का फैसला सांसदों को अयोग्य ठहराने का आधार बन सकता है। जो लोग कर रहे हैं इसका उत्तर वो लोग करेंगे और वो लोग जो बात करके चुनाव जीते हैं उसका विरोध में काम कर रहे हैं, वो जाली है, मिथ्याचारी है, व्यभिचारी है, वो अपना बातों से अपने हट जाते हैं। इसके साथ जुड़ने जा रहा है वो क्या पार्टी है हमको नहीं मालूम, लेकिन जो लोग यहाँ पर ममता दीदी का उम्मीदवार था, जो लोग यहाँ पर एंटी भाजपा वोट से जीता है, दिल्ली में पार्लियामेंट में जो वोटर उनको वोट दिया है वो भाजपा के खिलाफ वोट दिया है, तो आज वो भाजपा का कैंप में जा रहा है। ये तो पूरा बेईमानी सिर्फ ममता दीदी या तृणमूल कांग्रेस से नहीं है, ये पूरा बेईमानी एक एक वोटर के साथ भी है। यानी सारा दारोमदार स्पीकर ओम बिरला पर है, लेकिन पर्दे के पीछे एक किरदार बीजेपी भी है जो इन सांसदों के संख्या बल का इस्तेमाल ऐसे करना चाहती है कि फायदा भी हो जाए और फंसना भी ना पड़े। इन सांसदों को बीजेपी में शामिल करने पर पार्टी कैडर के असंतोष का खतरा है, इसलिए कदम फूंक फूंक कर उठाए जा रहे हैं। पीयूष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि ममता बनर्जी के नाम और चेहरे पर राजनीति करने और चुनाव जीतने वालों ने क्या धोखाधड़ी की है। बागियों के प्रमुख चेहरों में से एक शताब्दी रॉय का क्या कहना है, सुनिए। अभी तो चलो, अभी पार्टी कल तो गए थे हम लोग, आप लोग देखे, सब कुछ पता है आप लोगों को। तो अभी चलो नेक्स्ट जुलाई में सेशन है, तब हम लोग देखेंगे क्या क्या हो रहा है। कुछ तो परिकल्पना किया होगा आप लोगों ने कि क्या आगे स्टेप लेना है नेक्स्ट? नहीं, अभी तो चलो लीडरशिप, कौन लीडर कौन डेपुटी, ये सब ठीक होगा, फिर चलेगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष भी इस खबर पर जुड़ गए हैं। पीयूष, सवाल यह है कि अब टीएमसी का होगा क्या? सवाल एक बहुत ज्यादा यह भी उठाया जा रहा है कि नैतिकता के आधार पर तो इन सांसदों को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने अपनी नाराजगी पहले पार्टी के फोरम में तो रखी ही नहीं। जी बिल्कुल राजीव, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को पार्टी फोरम में अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन हमने जब सांसदों से बात की तो उन्होंने ये बताया कि डर इतना था पार्टी के अंदर कि वो अपनी बात कभी भी ममता बनर्जी तक पहुंचा ही नहीं पाया, और इसीलिए वो कई बार अभिषेक बनर्जी पर आरोप मढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। इन सांसदों ने कल एक चिट्ठी भी सौंपी लोकसभा स्पीकर को राजीव, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि वो अब तृणमूल कांग्रेस के साथ फिलहाल नहीं रहना चाहते, वो एनसीपीआई के साथ अपने आप को कर चुके हैं, और जब सेशन शुरू होगा तब उस वक्त वो लोकसभा स्पीकर से दरख्वास्त भी करेंगे कि उनको बैठने के लिए अलग जगह दी जाए। लेकिन इसी बीच अभिषेक बनर्जी ने भी ये साफ कर दिया है कि तृणमूल कांग्रेस का विलय या उसके सांसदों का किसी पार्टी में जाना या टूटना तभी संभव हो पाएगा जब पार्टी ओरिजिनल तौर पर, यानी मूल तौर पर किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाती है। तो राजनीतिक इसमें छीटाकशियां तो हैं, साथ साथ इसमें जो लीगल प्रॉब्लम्स है वो भी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को फेस करनी पड़ सकती थी, इसलिए उन्होंने एनसीपीआई में अपने आप को मर्ज करने की अभी सोची है। लेकिन जब सत्र शुरू होगा
तब हम देखेंगे कि किस तरह से ये सारी कवायदें आगे बढ़ रही हैं। हालांकि अगर नंबर की बात करें तो 20 सांसद कल जरूर मौजूद थे भूपेंद्र यादव के घर पर, और वहां पर लंबी चर्चा के बाद वो सीधे पहुंचे लोकसभा स्पीकर के पास, जहां पर जाकर उन्होंने चिट्ठी दे दी है। अब आगे वाले समय में देखना ये होगा कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस इस पूरे जो घटनाक्रम है उसको देखने जा रही है। अभिषेक बनर्जी जो न सिर्फ सबसे बड़ा रिबेलियन फेस कर रहे हैं, वो साथ साथ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। वो किस तरह से इन सब चीजों को डील करने वाले हैं आगे वाले समय में, ये जरूर देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी शुक्रिया पीयूष इस पूरी जानकारी के लिए।